अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क एट इट्स सेंटर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि बायट-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग, बायट-सैवर्ट लॉ जो हमारा एक्सप्रेशन है, जो मैग्नेटिक फील्ड हमें अलाउ करता है कि आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो, ठीक है, किसी करंट कैरिंग स्मॉल स्ट्रेट वायर की वजह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि हमारा जो बायट-सैवर्ट लॉ है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ स्मॉल सेगमेंट ऑफ वायर के लिए आप डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिख सकते हो और वो भी स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका जो एक्सप्रेशन है वो है टोटल करंट इनटू लेंथ ऑफ दैट स्मॉल पीस ऑफ वायर विच शुड बी स्ट्रेट एंड क्रॉस आर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें आर वो वेक्टर है जो करंट एलिमेंट को ओरिजिन एज्यूम करते हुए और जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहाँ तक ज्वाइन करने वाली जो एरो है, जो वेक्टर है, वो हमारा आर वेक्टर है, जिसको हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आइडियल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ, यानी कि डिस्टेंस जो होगा करंट एलिमेंट से उस पॉइंट पे जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वहाँ तक के डिस्टेंस पावर 3। ये हमारा एक्सप्रेशन है बायट-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग। नाउ हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग चाह रहे हैं कि एक इस तरह के कोई सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसकी वजह से इसके सेंटर पे हमें, जिसका सेंटर सी है, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इन टर्म्स ऑफ रेडियस करंट, ठीक है। एंड इस जो ये एंगल सबटेंड कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सर्कुलर आर्क में आप इसकी लेंथ के बजाय, मतलब आर्क की लेंथ के बजाय आप रेडियस और इसके एंगल सबटेंडेड को यूज़ करोगे तो भी आप इसके इफेक्टिव लेंथ को लिख पाओगे। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि हमें रेडियस और जो एंगल सबटेंड कर रहा है, लेट्स से ये 2 फाई एंगल सबटेंड कर रहा है, ये जो आर्क है ये सेंटर पे 2 फाई। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों जो कि आपको नोट करनी चाहिए, नोट ये है कि ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है ना आर्क, ये 2 फाई जो एंगल है इट शुड बी इन रेडियन, है ना। ये रेडियंस एंगल होना चाहिए, ठीक है, ये रेडियन में होना चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, हमें एक सर्कुलर आर्क की वजह से जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, जिसका रेडियस आर है, जो एंगल सबटेंड कर रहा है 2 फाई रेडियन एट इट्स सेंटर, इसकी वजह से, इस वायर की वजह से हमें इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और हमें यूज़ करना है ये, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई बेसिक फार्मूला नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, चलिए इसको डिराइव कर लेते हैं। तो इसमें हमें करना क्या होता है कि आप सपोज करो कि ये हमारा एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, और इसमें करंट ये करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, और इसका सेंटर, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए, कभी भी इससे रिलेटेड, सर्कुलर आर्क से रिलेटेड जब भी आप कोई क्वेश्चन करोगे ना, तो उसमें एक रेफरेंस लाइन की ज़रूरत पड़ती है। अब वो रेफरेंस लाइन क्या है, रेफरेंस लाइन हमारा होता है वो लाइन जो इस पूरे आर्क, जो आर्क ने एंगल बनाया है अपने सेंटर पे, सपोज करिए कि इसका सेंटर यहाँ है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, तो आप इसको देखोगे तो ये हमारा जो आर्क होगा ना, ये एक क्या बनाएगा, एक एंगल फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है, एक एंगल फॉर्म कर रहा है। इसी एंगल के बारे में मैं पहले बात कर रहा था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 फाई। मे बी ये आपको 90 डिग्री लग रहा हो, बट मैं इसको 90 डिग्री मैं एज्यूम नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भी एंगल जिसको हम 2 फाई बोल सकते हैं, ठीक है। अब 2 फाई लेने के पीछे भी एक रीज़न है, ठीक है ना। हम लोग इसे फाई भी ले सकते थे, बट 2 फाई से आपको भी समझ आएगा कि इसके फ़ायदे क्या हैं। क्योंकि जैसे ही मैं रेफरेंस लाइन ड्रॉ करूँगा, रेफरेंस लाइन हमेशा होता है वो लाइन जो इस आर्क को 2
इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा रेफरेंस लाइन होगा, ठीक है। और रेफरेंस लाइन के बारे में बताऊं, रेफरेंस लाइन कोई भी एक्सिस हो सकता है, वो प्रॉपर एक्स वाई प्लेन में एक्स एक्सिस भी हो सकता है, वाई एक्सिस भी हो सकता है, और इनमें से कोई भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है, वो जेड एक्सिस भी हो सकता है, और इनके बीच में भी कोई ड्रॉ किया हुआ लाइन हो सकता है, ठीक है। तो मैंने इसको ले लिया, ये हमारा रेफरेंस लाइन है जो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो एक पार्ट 5 हो गया एंड दूसरा पार्ट भी 5 हो गया। क्लियर है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, ओके। अब क्या करना होता है हमें, अब इसकी वजह से क्या निकालना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड, इसका सेंटर यहाँ पे है C, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बच्चों हमें पता है कि हमें सिर्फ स्मॉल सेगमेंट की वजह से ही हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ऐसा सोचना पड़ेगा कि ये जो पूरा का पूरा जो आर्क है वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों से, जो कि स्ट्रेट टुकड़ा है, उससे बना है। आप एक यहाँ पे भी इमेजिन कर सकते हो कि ये एक स्ट्रेट टुकड़ा है ना, ठीक है। और आप यहाँ पे भी इमेजिन कर सकते हो कि वो स्ट्रेट टुकड़ा है, ठीक है। आप कहीं पे भी इमेजिन कर सकते हो, यहाँ पे भी इमेजिन कर सकते हो कि एक स्ट्रेट टुकड़ा है, ठीक है। आप ऐसे इनफाइनाइट स्ट्रेट टुकड़ा जिसकी लेंथ बहुत छोटी, दैट इज़ DL है, वो हम ले सकते हैं। तो अब पॉइंट है कि ये तो हमें पता लग गया कि बेसिकली जो सर्कुलर आर्क है वो छोटे छोटे स्ट्रेट पार्ट से बना है, ठीक है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप डेरिवेशन को समझ पाओगे कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं। तो आपको बहुत एक एलिमेंट्री बात समझ लेनी है कि ये जितने भी कोई भी शेप का ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली बहुत छोटे स्ट्रेट टुकड़े से ही बना है। अब पॉइंट है कि अगर मुझे किसी भी एक टुकड़े के लिए वो एक्सप्रेशन लिखना पड़े मैग्नेटिक फील्ड का, तो मैं क्या चूज़ करूँगा। देखिए हम लोग ये एंड पॉइंट नहीं चूज़ कर सकते, ये सेंटर पॉइंट भी नहीं चूज़ कर सकते, ये अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। अवॉइड करने का क्या रीज़न है कि देखिए जब आप लेने को आप ले सकते हो, है ना, लेकिन एक हम ऐसा जनरल पॉइंट चूज़ कर लेते हैं जिस पे कोई क्वेश्चन ना करे कि आपने ऐसा ही क्यों लिया। तो मैंने कोई भी आर्बिट्ररी, मतलब कोई भी रैंडमली हमने इस पे कोई एक टुकड़ा हमने इमेजिन कर लिया। मान लीजिए कि वो टुकड़ा यहाँ पे है, ठीक है। इसको मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ। ये वो टुकड़ा है जो यहाँ पे है, ठीक है, जिसके अंदर करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो DL है। क्लियर है, ठीक है। अब मैंने रैंडमली एक वो सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए ये जो छोटा टुकड़ा है ना, है तो बहुत छोटा, बट ये इस आर्क का पार्ट है, तो ये भी एक एंगल यहाँ पे सेंटर पे क्या कर रहा होगा, एक एंगल सबटेंड कर रहा होगा, है ना। अब इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, इस एंगल को इमेजिन कर लेते हैं कि ये एंगल बहुत छोटा सा एंगल है ना, और इस एंगल की वैल्यू को d थीटा एज्यूम कर लो। देखो ये फाई लिखा हुआ है, ये d थीटा है, ठीक है। अब सवाल है कि आपने जो पोजीशन लिया है इस एलिमेंट्री पार्ट का, आपने चूज तो कर लिया कि एक एलिमेंट्री पार्ट कहीं भी दोनों एंड्स के बीच में, लेकिन उसकी कोई लोकेशन भी तो होगी, उसकी कोई पोजीशन भी तो होगी। तभी तो हमने एक रेफरेंस लाइन लिया था बच्चों कि अगर मुझे किसी पार्ट का लोकेशन बताना हो तो मैं बता पाऊँ। तो ये रेफरेंस लाइन जो है ये हमें हेल्प करेगा इसको लोकेट करने में। तो मैं इमेजिन करता हूँ या एज्यूम कर लेता हूँ कि ये कोई भी एंगल, रैंडम एंगल थीटा पे हमने एक छोटे से d थीटा एंगल का एक एलिमेंट्री पार्ट कट किया है जो कि ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, ठीक है। चलिए जी, ये तो हमने इमेजिन कर लिया। अब देखा जाए तो ये टुकड़ा बायट-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग, बायट-सेवर्ट लॉ के एक्सप्रेशन लिखने के लिए बिल्कुल वैलिड है ना। एक स्ट्रेट है और छोटा है, इसमें करंट है, ठीक है। इसकी लेंथ हमने कितनी ली है, DL इसकी लेंथ ले ली है। अच्छा,
और उसमें बायट-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग एक पोजीशन वेक्टर भी चाहिए। तो देखिए इसको हमें ओरिजिन इमेजिन करना है और यहाँ से उस पॉइंट तक जाना है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ये पॉइंट है सी जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इस वेक्टर को क्या लिखोगे, है ना, इसका मैग्नीट्यूड r है और एक सर्टेन डायरेक्शन में है, तो मैं इसको एक r वेक्टर सिंपली लिख देता हूँ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों कि ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये इस छोटे से एलिमेंट्री पार्ट से कितना एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब मैं बायट-सैवर्ट लॉ का एक्सप्रेशन इस वायर की वजह से लेकर आऊँ, तो उसकी वजह से जो एक्सप्रेशन होगा dB μ0 अपॉन 4 π, ठीक है। और इसमें करंट है I, लेंथ है dl, ठीक है। ये है एक वेक्टर क्रॉस r वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r। अब यहाँ पे जो r वेक्टर, जो एक्सप्रेशन में r वेक्टर है, उसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, हियर r वेक्टर इज बेसिकली मैग्नीट्यूड, इसका क्या है, r है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, r है। इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, इसका आर्क का रेडियस है, ठीक है। तो मैं इसको, इसके मैग्नीट्यूड को r लिख रहा हूँ, एक चीज़। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, तो ये बेसिक एक मैथ्स है जिसमें हम ये कहते हैं ना कि अगर कोई दो वेक्टर है a एंड b, उसका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें और उसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो कैसे लिखते हैं, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको मैं इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहा हूँ कि ये a हमारा आइडियल वेक्टर है और b हमारा r वेक्टर है। तो अगर मैं इसके मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करूं, अगर मैं इसको मैं यहाँ पे, अभी आप समझ गए, मैं इसको यहाँ पे मिटा रहा हूँ ताकि मैं वो एक्सप्रेशन लिख पाऊँ, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो dB है, इस dB के बारे में अगर हम बात करें तो अगर वेक्टर के फॉर्म में देखें तो ठीक है, ये μ0 अपॉन 4 π, है ना, I dl क्रॉस r वेक्टर डिवाइडेड बाय जो मैग्नीट्यूड ऑफ r है उसके पावर 3, यहाँ पे भी पावर 3 हमें लगा। तो अब देखिए इसका डायरेक्शन पहले देख लेते हैं। इसका डायरेक्शन क्या होगा, जिस प्लेन में आइडियल है और r है, तो आइडियल क्रॉस r प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, उसका जो डायरेक्शन होगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे आपको ज़रा मैं समझा दूँ कि ये देखिए, ये जो हमारा डायरेक्शन है, ये जो आइडियल वेक्टर ऐसे जा रहा है, ठीक है, और ये r वेक्टर यूँ है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये हमारा r वेक्टर है, r वेक्टर है, और ये हमारा, सपोज करिए कि ये हमारा आइडियल वेक्टर है, एक्सटेंडेड फॉर्म में मैंने दिखा दिया कि। तो जब मैं आइडियल से r की तरफ आऊँगा तो यूँ टर्न करूँगा, और जब ये आप ऐसे टर्न करते हो तो अपनी चारों फिंगर्स को आप ऐसे टर्न कराओगे तो थंब का जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड डायरेक्शन में है ना, प्लेन के परपेंडिकुलर एंड गोइंग इनटू द प्लेन, ठीक है। तो डायरेक्शन की बात तो हो गई कि जो करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके सेंटर पे, वो जिस भी प्लेन में ये लूप रखा होगा, सॉरी लूप नहीं है, ये आर्क है, जो वायर रखा है जिस भी प्लेन में, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर लेते हैं। डायरेक्शन तो हमें पता लग ही गया। तो मैं जब इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो मॉडुलस साइन यूज़ करूंगा, ठीक है ना, मॉडुलस साइन यूज़ करूंगा। तो अब मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है ना, सिंपली मैं इसे dV लिख देता हूँ, है ना, वो लिखा जा सकता है μ0 अपॉन 4 π I dl इंटू सिंपल r, इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड तो आइडियल ही है, r वेक्टर का मैग्नीट्यूड r है, इंटू इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा
विच इज़ 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे सीधा 90 डिग्री लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एंगल 90 डिग्री डिवाइडेड बाई r पावर 3, ठीक है जी। अब जो साइन 90 डिग्री है इसकी वैल्यू 1 हो गई, और ये हो गया हमारा सिंपल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, ठीक है। इसका एक r इसके एक r से कैंसिल हो जाएगा। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 है और यहाँ पे बचा हमारा r स्क्वायर। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस वायर एट द सेंटर। लेकिन हमारा टारगेट क्या था? हमारा टारगेट था पूरे आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो पूरे आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने का मतलब है कि हर वो छोटे टुकड़े को की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है उसको ऐड ऑन करना। तो मैं सबको ऐड करने के लिए क्या करूँगा? इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है। अब इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा? देखिए ये 1 है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली पहले मैं लिख देता हूँ, जितने भी कांस्टेंट हैं वो मैं बाहर कर देता हूँ। म्यू नॉट 4 पाई आर स्क्वायर बाहर हो गया, करंट भी हमने बाहर कर दिया, 1 को बाहर कर दिया, बचा क्या हमारे पास? इंटीग्रल ऑफ डी एल, है ना। तो डी एल को हमें इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे जो पैरामीटर हमने यूज़ किया है वो फाई यानी कि एंगल। तो हमें एंगल के टर्म में आंसर करना है। तो क्या हम डीएल को, इस डीएल को एंगल के फॉर्म में लिख सकते हैं? आंसर है यस, लिख सकते हैं। देखिए आपको ये तो पता होगा कि कोई भी आर्क जो अपने सेंटर पे थीटा एंगल बनाता हो और जिसकी लेंथ सपोज करिए डीएल है, इसका रेडियस आर है। चलिए यहाँ पे भी एंगल मैं डी थीटा ही ले लेता हूँ। स्मॉल आर्क मेकिंग स्मॉल एंगल डी थीटा बट इट्स रेडियस इज आर। तो यहाँ पे जो रिलेशन होता है आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल सबटेंडेड, ठीक है ना। दिस इज द रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ एंड रेडियस एंड एंगल सबटेंडेड, ठीक है। तो अब इसी फंडे को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डीएल के जगह पे हमने क्या लिखना है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो हमने एज इट इज़ लिख लिया, आई भी लिख दिया और आर का स्क्वायर भी लिख दिया। डीएल की जगह हमने लिखा आर डी थीटा, ठीक है ना। तो आर कांस्टेंट इसलिए मैं बाहर लिख देता हूँ और बचा क्या? डी थीटा। अब डी थीटा इज अ स्मॉल एंगल। ये जो पोर्शन है ना बच्चों, ये जो हमारा डी थीटा एंगल है, यही जब मैं इसको एक के बजाय 2, 3, 4 ऐसे छोटे छोटे पीसेस को ऐड करूँगा तो ये मेरा एंगल भी बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। और इसकी जो मैक्सिमम ग्रोथ है वो कितनी होगी, है ना? कितनी होगी? 2.5 से ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या होगा? ये देखिए, हम लोग सब रेफरेंस लाइन के बेसिस पे बताते हैं। तो देखिए ये हमारा रेफरेंस लाइन था। तो रेफरेंस लाइन से नीचे, बहुत नीचे आप कहाँ तक जा पाओगे? नीचे तक जिसका एंगल क्या था? हमने इनिशियली लिया था 5। और इस तरफ कहाँ तक जा सकते हो? अगेन 5। बट अगर रेफरेंस लाइन लिया है तो उसके एक तरफ की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो दूसरी तरफ की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। तो मैं जो लेफ्ट साइड है, ये जो एंगल यहाँ सबटेंड हो रहा है, ये हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे मैं एंगल को क्योंकि लेफ्ट साइड में है इसलिए नेगेटिव ले रहा हूँ, क्योंकि रिलेटिव है तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किसको नेगेटिव ले रहे हैं किसको पॉजिटिव ले रहे हैं। बट एक को पॉजिटिव लेंगे और एक को नेगेटिव लेंगे। तो मैंने चूज़ किया है कि इस वाले को नेगेटिव लेंगे और इस तरह वाले एंगल को पॉजिटिव लेंगे। तो मैं यहाँ पे जो इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं एंगल को, तो मैं एक जो लेफ्ट में आएगा उसको -5 और जो राइट की तरफ जा रहा है उसको +5 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए बस अब डी बी हमारा क्या हो गया? 0 to B मान लेते हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड B है। तो हमारा जो B का एक्सप्रेशन है वो ये आ गया, ठीक है। लेकिन एक स्टेप हम लोग दूर हैं इसके एक्सप्रेशन निकालने में। आपको पता है कि डी थीटा का इंटीग्रल क्या होता है? डी थीटा का इंटीग्रल क्या होता है बच्चों? थीटा, है ना। तो म्यू नॉट आई, एक आर से इसको भी उड़ा देते हैं, ठीक है। बचा क्या हमारा? 4 पाई आर। अब डी थीटा का इंटीग्रल हो गया थीटा और ये है हमारा -5, अपर लिमिट है +5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा म्यू नॉट आई 4 पाई आर। अगर मैं थीटा की जगह अपर लिमिट रखूँगा
तो 5 होगा, माइनस थीटा की जगह पे अगर मैं ये लोअर वैल्यू रखूँगा तो माइनस तो फॉर्मूले के साथ आता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट की वैल्यू क्या है -5, ठीक है। तो ऑल टुगेदर माइनस माइनस +5 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा μ0 I 4 पाई r इंटू 5 + 5 2 5, ठीक है। तो ये जो हमारा एंगल है बच्चों, ये बेसिकली क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क। और मैंने आपको बोला था कि जो एक्सप्रेशन आएगा मैग्नेटिक फील्ड का वो बेसिकली एंगल सबटेंडेड के टर्म में ही हमें लाना था। तो देखिए करंट यूज़ हुआ है, रेडियस यूज़ हुआ है, और जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो भी यूज़ है। बेसिकली जो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क है ना, वही उसके लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, क्योंकि रेडियस और उनको अगर एंगल को साथ में हम क्लब कर दें और मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाता है, लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है। तो बच्चों ये फाइनली हमारा बी का मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क हुज रेडियस इज r एंड इट्स हैज़ करंट I, और जो सेंटर पे एंगल बना रहा है वो 2 phi एंगल बना रहा है रेडियन में, तो उसका एक्सप्रेशन ये हो गया, ठीक है। तो ये रहा बच्चों हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग आर्क ऑफ रेडियस r, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि करंट क्लॉकवाइज जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड होगा, तो यहाँ पे हमें ये चीज़ लगानी है कि ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ है। इस तरह से अगर मैं करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देता तो ये डायरेक्शन भी रिवर्स होके इस तरह हो जाता। तो ये है बच्चों हमारा एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क एट इट्स सेंटर, राइट।